हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट क्लास में जो हमने बेसिक्स पढ़े थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो कहानी समझी थी, जो कहानी सुनी थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। और आज हम लोग रियल सेंस में क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का शुरू करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डील कर रहा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, अब आप एक काम करिए, मेरे साथ एनसीईआरटी को रख लीजिए अपने बगल में। क्लियर। और कहीं कहीं जगह जहां पर आएंगी मैं आपको मार्क कराता जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो कहानी सुनी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, आज उस कहानी का यूज ये आएगा कि इस फर्स्ट पार्ट में जो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास 10th एनसीईआरटी का, उसमें खाली चेंजेस बताए हुए हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए थे आफ्टर दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या फिर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तब क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो आज आपको वो समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहानी सुन रखी है कि क्या क्या चेंजेस थे जिससे फ्रांस गो थ्रू कर रहा था। राइट, पहले मोनार्की थी, फिर उसके बाद धीमे धीमे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, फिर उसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था। राइट, ये हमने कहानी की तरह समझा था। अब इनमें जो बीच बीच में चेंजेस हुए थे, जैसे कि आपको याद होगा कि जनरल एस्टेट की मीटिंग, टैक्स का इंपोजिशन, ऑल दीज थिंग्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, ये सारे प्रोविजंस जो बन रहे थे, ये सारे प्रिंसिपल्स जो इवॉल्व हो रहे थे, इन सब को आज हम लोग इस लेक्चर में क्लब अप कर देंगे। तो ये अपना क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री का पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। एक एक लाइन ऑफ द एनसीईआरटी आपको क्लियर होनी चाहिए, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। यहां पर मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा। दूसरी बात यह है कि बच्चों का ये टेक्स्ट आ रहा है कि सर आपके फ्लो चार्ट समझ में आते हैं, नोट्स कैसे बनाएं। बच्चों देखिए, मैं आपको फ्लो चार्ट इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको कहानी क्लियर हो जाए। अब अगर मैं आपको वही तरीके से लिख के दे दूंगा तो आपकी एनसीईआरटी और मेरे पढ़ाने में क्या फर्क रह गया। तो टीचर का रोल समझिए, टीचर मतलब एक तरीके से जो आपको गाइड कर दे, आपके लिए चीजें आसान कर दे। मुझे वही लिख के ले आना होता, मैं पीपीटी बना देता, पूरी पूरी लिख के पढ़ देता उसको आगे, वो कोई फायदा नहीं होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे साथ पढ़िए ताकि आपको एक ऑफलाइन का फील भी आए। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आज अपने इस लेक्चर नंबर 2 को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक आउटलाइन भी दिया था इस चैप्टर का, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर को इन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। कल मैंने उसको बनाया था खुद से, आज मैं वही चीज यहां पर ले आया हूं। ऑन दिस फर्स्ट स्लाइड विल बी रिपीटेड थ्रू आउट दी चैप्टर 1। हर लेक्चर के पहली स्लाइड मेरी यही होगी, ताकि मैं आपको बताता जाऊंगा कि आज हम लोग कितना पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी को लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, बेस इज क्लियर। आज हम लोग यहां पर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या पढ़ेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म की शुरुआत जो फ्रांस से होती है, जो आग, जो चिंगारियां फ्रांस में लगती हैं, उसकी चिंगारियों की पहुंच कैसे दूसरे देशों तक पहुंचती है, और यूरोप के दूसरे देशों में भी किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है, ये हम इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और इसमें आप एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज जो क्लैश होता है हमेशा ओल्ड ऑर्डर और एक न्यू ऑर्डर में। ओल्ड ऑर्डर मतलब मोनार्की जब थी तब, और एक न्यू ऑर्डर मतलब जब आपको रिपब्लिक एटसेट्रा देखने को मिल रहा था कि इलेक्शंस आ गए हैं, नया सिनारियो शुरू हो गया है। तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे थे, जिसको बाद में देखा गया कि वो एक रिवॉल्यूशन का दौर बन गया। एंड इस फेज में, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन में, आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल स्टडी, आप देखेंगे फ्रॉम 1830 से लेकर 1848 तक ये पूरा फेज रेवोल्यूशन से भरा हुआ है। इसको हम लोग यहां कवर करेंगे। देन वी विल कवर दी मेकिंग ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, फॉलोड बाय किस तरह से नेशन को विजुलाइज किया जाता था उस वक्त, और फिर उसके बाद आई विल कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। राइट, आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन को पढ़ने वाले हैं। तो याद करिए मैं आपको क्या बता रहा था कि उस वक्त देखिए फ्रांस जो है, इट वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन द ईयर 1789, है ना। मोनार्की थी उस वक्त, और मोनार्कियल रूल के अंदर आप देखेंगे, मोनार्कियल रूल में
इन द ईयर 1789 इस वक्त आप देखिए फ्रांस एक तरीके से फुल फ्लेज्ड स्टेट बन चुका था। फ्रांस फुल फ्लेज्ड स्टेट। और फिर उसके बाद आपको कहानी याद होगी, मैंने आपको कहानी बताई थी कि लोग जो है वो किंग के पैलेस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, इस तरह से जाके वो बेसाइल जेल को तोड़ देते हैं। बेसाइल जेल के बाद मैंने आपको बताया था कि उस वक्त फिर लोग टेनिस कोर्ट ओर्थ लेते हैं कि हम संविधान बनाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अमीर के तबकों को लोगों के लिए होता है। याद करिए सब चीजें, मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ सिंपली ऐसे समझ लीजिए। देखिए सिंपली आपको इतना समझना है, एक पूरा आपको टाइमलाइन बन जाएगी। क्या बताया था मैंने आपको? पहले बताया था मैंने आपको कि लुई 16 था, ठीक है। जरा देखिए कहानी कैसे चल रही थी। लुई 16 था, लुई 16 के बाद क्या हुआ था? लुई 16 के बाद हुआ था कि मोनार्की सरेंडर कर देती है, यहां पर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। याद करिए, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में नंबर 1 किस तरीके से जनरल एस्टेट की मीटिंग देखी गई थी। इसमें हम लोगों ने देखा था टेनिस कोर्ट ओथ को समझा था, और फिर उसके बाद हमने देखा था यहीं पर फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की किस तरह से चीजें चेंज होती हैं। मोनार्की जो होता है, मोनार्क, वो अंडर टेबल दूसरे देशों से बात करने लगता है, और फिर उसके बाद लोग जो हैं वो ऑस्ट्रिया पे हमला करते हैं, और ये लड़ाई होती है बिटवीन दी मोनार्क्स एंड दी कॉमन मैन, ठीक है। फिर उसके बाद मोनार्क से बिल्कुल भी झेला नहीं जाता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड पीपल दे गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, इनसाइड पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, और वहां पर फिर लुई 16 को हैंग टू डेथ कर दिया जाता है। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से यहां पर फ्रांस में रिपब्लिक हो जाता है। ये कहानी पढ़ी थी हमने। जब रिपब्लिक हो जाता है तो यहां मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, शॉर्ट में लिख रहा हूं MR, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आता है, और वो कहता है कि ये जो संविधान बना था ये सिर्फ अमीरों का संविधान है, इसमें सिर्फ अमीर लोगों की बात के इंटरेस्ट को देखा गया है, गरीब लोगों के इंटरेस्ट को नहीं देखा गया है। इसलिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर कहता है कि हम यहां पर एक दूसरा संविधान बनाएंगे, और जब ये रूल करता है तो इसके रूल को हम लोग कहते हैं रेन ऑफ टेरर। याद आया? रेन ऑफ टेरर में क्या होता है, वो तस्वीर आपके सामने लगी हुई है। मैं आपको कल यही दिखा रहा था कि किस तरह से उसके टेन्योर में अगर कोई उसके खिलाफ बोल देता था या मोनार्की के फेवर में बोलता था तो वो गिलोटाइन करा देता था। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आदमी को यहां लिटाया गया, और ये ब्लेड ऊपर से नीचे गिर जाता है, यहां पर आदमी का सर कट जाता है, और ये देखिए ब्लड गिर रहा है इसमें, ठीक है। और ये इसके सर को उठा के ऐसे ले जा रहा है। इसको बोलते थे, एक टर्म दिया जाता था गिलोटाइन। ये भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि आफ्टर द रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के बाद डायरेक्टरी रूल जो है वो फ्रांस में आ जाता है। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। मैं ये चाहता भी हूं कि थोड़ा सा मैं आपको शुरू करूं तो आपको पिछला थोड़ा सा याद आ जाए कि व्हाट आई हैव टोल्ड। तो बेसिकली पिछली क्लास में मैंने खाली आपको इतनी चीजें बताई थी, लगा 1 घंटा था, लेकिन हमने डिस्कशन सिर्फ इतना ही किया था। तो आपके दिमाग में भी कहानी कुछ इस तरह से छप जानी चाहिए, टिप्स पे आ जानी चाहिए, हिस्ट्री इस तरह से ऑब्जेक्टिव हो जाती है। यही कहानी थी लुई 16, रीजंस फॉर द बैंक्रप्सी ऑफ फ्रांस बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में चेंज हुआ वो कहानी बताई थी, और फिर कैसे रिपब्लिक आ गया वो बताया था। रेन ऑफ टेरर, डायरेक्टरी रूल, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। आपको भी ऐसे पॉइंट में याद होना चाहिए क्या क्या पढ़ा था। ये पूरा सिनारियो था। तो बेसिकली आप देखिए कि फ्रांस जो है वो टोटल फुल फ्लेज स्टेट बन चुका था 1789 में, और बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि फ्रांस पहले वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और फिर उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बन गया, एज आई जस्ट टोल्ड यू एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो पहली इंपॉर्टेंट चीज उसमें, और वहां से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि वो क्या क्या चेंजेस थे, वो क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस थे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे जो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हुए थे। तो बेसिकली यहां पर जो लोगों की लड़ाई थी, फाइट ऑफ द पीपल, इट बेसिकली शेप द डेस्टिनी ऑफ द फ्रांस। फ्रांस की डेस्टिनी, फ्रांस की किस्मत वहीं से लिख गई। जो लोगों ने फ्रांस के लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए,
वो वहां से आप देखिए, वहां से फ्रांस की किस्मत चमक गई। अब अपने यहाँ इंडिया में आप देखिए, आजादी जबरदस्ती दिलवाई गई है, जबरदस्ती। लोगों को पता ही नहीं था कैसे आजादी करनी है, ब्रिटिश के अंडर रह रहे हैं तो रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स मार रहे हैं तो ये मार खा रहे हैं, इनको कुछ होता ही नहीं था। बट पीपल इन यूरोप, आप देखिए वहां पर कितनी जागरूकता थी। पीपल वेर अवेयर, दे वेर नोइंग कि हमारा सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। और इस वजह से देखिए आप इन द ईयर 1789 के आसपास आप वहां देखेंगे, पीपल स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, people started fighting for equality, people started fighting for liberty, freedom, all these principles, ये सब प्रिंसिपल आपको बनते देखेंगे। तो बेसिकली वहां के लोगों की लड़ाई की वजह से फ्रांस की डेस्टिनी उन लोगों ने लिख दिया। तो क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस थे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे, इनको यहां पर मैं आपको 8 पॉइंट से बताऊंगा। ऐसे ही कैसे ही आपको याद रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और वही आपको लिख के आना है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। व्हाट वेर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तैयार हैं? चलिए देखिए जरा, बना लीजिए फ्लो चार्ट, सिंपल फ्लो चार्ट एंड नथिंग एल्स। पॉइंट नंबर ए, देखिए मैंने आपको बताया कि फ्रांस में लोग जो है वो अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे थे, और फिर अभी तक जो मुनार्क जिसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, उसके स्पेशल प्रिविलेज खत्म कर दिए गए। अब ऐसा नहीं था कि मुनार्क बहुत हाई अबव द रैंक होगा। ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जब मुनार्क उस समय एग्जिस्ट कर रहा था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मुनार्की आ जाती है तो मुनार्क क्या हो गया? मुनार्क वाज सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मुनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करना था, और मैंने आपको बताया था कि उसके राइट्स जो प्रिविलेजेस थे वो खत्म कर दिए गए, और इक्वालिटी ऑफ राइट्स आया, हर व्यक्ति को राइट्स मिल गए थे। तो पहला पॉलिटिकल चेंज, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में, इट वाज इक्वालिटी ऑफ राइट्स। प्लीज राइट नंबर 1, इक्वालिटी ऑफ राइट्स। अब एक बात बताइए आप मुझे, इक्वालिटी ऑफ राइट्स आएगा तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये यूनाइटेड कम्युनिटी, कम्युनिटी पूरी यूनाइट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो वो यहीं पर यहां पर पहला देखने को मिला। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? पहला पॉलिटिकल चेंज क्या आया? रटना नहीं है, कहानी सुन चुके हैं। अब बताइए, अगर आप कहानी नहीं सुने होते, पहला लेक्चर नहीं लिया होता मैंने उसका, तो आपको समझ में नहीं आता कैसे इक्वालिटी ऑफ राइट्स। अब आपको पता है कि मुनार्क ने पहले सप्रेसिव पॉलिसी चलाई थी, बाद में लोगों ने जब रिवॉल्यूशन किया तो अब लोगों के पास भी राइट्स थे, और उस डॉक्यूमेंट को मैंने क्या बोला था? दैट वाज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजंस। यही तो बताया था मैंने, और फिर वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है उससे। तो उससे हुआ क्या? उससे सोसाइटी में, उससे कम्युनिटी में यूनिटी आ गई, और उससे सब लोगों के राइट्स इक्वल हो गए। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, बी, दूसरा मेजर पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज क्या था? एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ, न्यू ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस। प्लीज राइट, न्यू ट्राई कलर फ्लैग, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये भी एक बड़ा चेंज था, पॉलिटिकल चेंज, कि हमारा अब एक झंडा होगा, ठीक है। दिस वॉज सेट बाय द पीपल एंड दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ट्राई कलर फॉर दी कंट्री। क्लियर? पॉइंट नंबर सी की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट देखिए क्या हुआ कि अभी तक फ्रांस में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, देयर वेर मेनी रीजनल लैंग्वेजेस दैट वर स्पोकन, ठीक है। लेकिन अब फ्रांस में एक नेशनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, एंड दैट वाज फ्रेंच, और जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको यहां पर क्या किया गया? उनको डिस्करेज किया गया, ठीक है। सी पॉइंट, नेशनल लैंग्वेज क्या हो गई थी? फ्रेंच। और फ्रेंच के अलावा जो यहां पर रीजनल लैंग्वेजेस थी, रीजनल लैंग्वेजेस जो पूरे फ्रांस में बोली जाती थी, उनको यहां पर क्या किया गया? डिस्करेज। डिस्करेज मतलब हो गया कि लोगों को मना किया गया कि आप रीजनल लैंग्वेजेस नहीं बोलेंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, आप रीजनल बोलो या ना बोलो। देखिए क्या होता है, जब पूरे देश की एक लैंग्वेज होती है तो उससे यूनिटी बढ़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडियन बेल्ट में रहते हैं, इफ यू आर लिविंग इन द एरियाज ऑफ यूपी, बिहार, इन दीज एरियाज यू आर स्पीकिंग हिंदी, एंड इफ यू गो टू केरला, अगर आप केरला जाएंगे तो वहां पर आपको कौन मिलेगा? जो केरला की लैंग्वेज बोल रहे होंगे, है ना।
तो जब ये लैंग्वेज बैरियर बन जाता है, जब आप हिंदी में बोल रहे हो, कोई दूसरी भाषा में बोलता है, तो आपकी उससे इतनी जल्दी बनती नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए आप गए हुए हैं, यूपी बेल्ट से हैं, आप जाएं केरला में, एलेप्पे में आप अपनी वेकेशन मना रहे हैं और वहां पर आपको कोई मिल जाए हिंदी बोलता हुआ, तुरंत आप उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे भैया तुम भी यूपी के, क्या आओ उधर आओ, बड़े अच्छे हो, तो आप उससे बातचीत करने लग जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को। तो लैंग्वेज समझना है, इस चीज को देखिए, लैंग्वेज एक यूनिटी बनाती है। और एग्जांपल मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हो, आप इंडिया में हिंदी बोल रहे हो। नाउ इफ यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वहां जाके अगर आपको कोई हिंदी बोलता हुआ दिख गया, इमीडिएटली यू विल मेक कनेक्शन विद दैट पर्सन। अरे हम तो यूपी में हैं, इस गली में मोहल्ले में रहते हैं, तुरंत यू विल मेक दैट। तो लैंग्वेज हमेशा एक यूनिटी बना के चलती है। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। ये आपको मैं थ्रू आउट दी पूरा सिलेबस आपको इस तरह की चीजें बताता रहूंगा, क्योंकि बच्चों ये एक बेसिक कंसेप्ट हैं, ये कभी भी आपको अप्लाई करने चाहिए अपने साथ, ठीक है। पूरी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं आपको कई सारे ऐसे मैसेजेस, ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा जो आपको याद होने चाहिए हमेशा। अगर एक लैंग्वेज होगी तो उसकी वजह से यूनिटी होती जाएगी। क्लियर है। अब आपको लग रहा है कि अपने इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। देखिए अपने यहां स्टेट का फॉर्मेशन ही इस सेंस में हुआ था, ठीक है। उसकी कहानी अलग है, यू विल स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस, लेकिन अभी आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आई होप आप इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि अगर एक लैंग्वेज होगी डेफिनेटली उससे यूनिटी बनेगी। पॉइंट नंबर सी इज क्लियर। पॉइंट नंबर डी क्या हुआ, डी नेशनल एंथम सामने आता है फ्रांस का, ये एक पॉलिटिकल चेंज था। और साथ में नई ओथ सामने आती है, न्यू ओथ, ठीक है। तो नेशनल एंथम प्लस न्यू ओथ, नई ओथ जो है वो सामने आती है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था जो यहां पर हुआ है। ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर कि ये 1789 के टाइम पे हो रहा है। यही पूछा गया ना सवाल, व्हाट वेर दी पॉलिटिकल एंड देखिए सवाल क्या है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या क्या थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुए थे। तो ये तो मैंने 4 बता दिए, ठीक है। नाउ सी पॉइंट नंबर 5, देखिए जरा। अब हैविंग अंडरस्टूड दिस, मैंने आपको बताया था कि जनरल स्टेट की पहले मीटिंग होती थी और उसमें कौन कौन होता था, 300 लोग होते थे चर्च के, 300 होते थे नोबिलिटीज यानी किंग्स एंड मिनिस्टर्स, और 300 होते थे कॉमन मैन, राइट। लेकिन अब जनरल एस्टेट की मीटिंग जो होती थी, जनरल एस्टेट जो होता था, उसमें इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। ये कौन कौन जनरल असेंबली में जाएगा, या सॉरी जनरल एस्टेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए यहां पर इलेक्शंस सामने आ गए। पॉइंट नंबर ई, इलेक्शंस टू जनरल एस्टेट, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। इलेक्शन टू जनरल एस्टेट बाय कॉमन पीपल, 5th पॉइंट। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6, ई, ABCD E F, देखिए जरा पॉइंट नंबर F क्या होगा, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ले आगे एस्टैब्लिश कर दिया गया फ्रांस के अंदर। यानी फ्रांस के अंदर एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पूरा देश गवर्न होगा कि नहीं। पहले की मोनार्की थी, उसके बाद एक सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू वहां पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, यानी देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब मोनार्की टोटली खत्म कर दी जाती है तो वहां इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है और फ्रांस एक रिपब्लिक हो जाता है। रिपब्लिक मतलब यहां पर ये होता है कि वहां इलेक्शन शुरू हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक सेट तरीका सामने आ जाता है। तो पॉइंट नंबर F इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो मैं लिख रहा हूं उसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। F क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा G। अब क्या किया उन्होंने कहा कि जो कस्टम ड्यूटीज हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, उसको अबॉलिश कर देते हैं। मतलब जो कस्टम ड्यूटी समझते हो आप, मतलब एक तरीके से जो भी आप अगर मान लीजिए गुड्स ले जा रहे हैं,
अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास ऑन होगा तो वहां पर एक टैक्स लगेगा, एक कस्टम ड्यूटी लगती है, यानी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, तब आप वो स्टेट क्रॉस कर पाते हो। तो ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया गया। साथ में एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स एंड मेजर्स का, यानी कोई सामान को तौलना है कि 1 किलो कितना होगा, 1 लीटर कितना होगा, इसका एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स और मेजर करने का, ताकि हर चीज में यूनिफॉर्मिटी एक बन के आ पाए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर जी इज इंटरनल कस्टम्स, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एबॉलिश कर दी गई। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, सामान को नापने तौलने का एक सेट स्टैंडर्ड, एक सेट तरीका सामने आ गया। दिस इज पॉइंट नंबर जी। ठीक है, लास्ट पॉइंट एच। अब जब ये सारे प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो रहे थे पूरे फ्रांस में, तो फ्रांस से ये चीजें बाहर कौन ले गया, मतलब जो बातें फ्रांस के अंदर चल रही थी उन बातों को बाकी यूरोपियन देशों तक कौन पहुंचाया, फ्रांस की आर्मी। सो बेसिकली फ्रेंच आर्मी दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द नेशनलिज्म आउट ऑफ फ्रांस। पॉइंट नंबर एच, फ्रेंच, ये भी बड़ा चेंज था। फ्रेंच आर्मीज स्टार्टेड स्प्रेडिंग क्या चीज, नेशनलिज्म की बातें आउट ऑफ यूरोप। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, आउट ऑफ यूरोप, सॉरी आउट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के बाहर जो है ये सब बातें जो है वो फ्रेंच आर्मीज पहुंचाने लग गई। ये 8 पॉइंट है बच्चों, यही 8 पॉइंट आपको याद करने हैं। यही क्वेश्चन आता है, आप पूछेंगे सर इसको कैसे वर्ड्स में लिखें, मैंने आपके सामने ऐसे ही 1 2 3 4 करके लिख दिया है। सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, उसके लिए आप खुद कर पाए तो बहुत अच्छा है, वरना ओपन योर एनसीईआरटीज। और पॉइंट तो ऐसे याद रखने हैं ना आपको, कैसे 8 पॉइंट याद रखोगे, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। अरे इट इज, ए, आ, दा, फा से तो लगा ही लोगे ना अपने आप, इसमें कौन किसको नहीं आता है। ठीक है ना, कहानी सुनो बस, पिक्चर चल रही है पिक्चर देखते जाओ। तो ये सारे पॉलिटिकल चेंजेस थे, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुए थे। बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर हो गया। अब बात ये है कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, समझिएगा आप बात को, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, अब इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट दे रियली वांटेड, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्या चाहते थे, इनका मिशन क्या था। तो इनका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एकदम सेट था। क्या मिशन था, क्या ऑब्जेक्टिव था इनका, इनका मिशन ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्रांस जो अभी डिस्पोटिज्म के थ्रू निकल रहा है, समझिएगा, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो डिस्पोटिज्म समझते हैं, डिस्पोटिज्म मतलब हो गया एनार्कियल रूल, एनार्कियल। अब आप कहेंगे सर एनार्कियल रूल का मतलब क्या हो गया, एनार्कियल रूल का मतलब होता है जहां पर एक रूल हो रहा है, राज हो रहा है, लेकिन वो एनार्कियल है, मतलब कोई सेट रूल्स नहीं है, कोई सेट मेथड नहीं है, एनार्की है, जैसा मर्जी चाहे वैसा हो रहा है, गलत सही हो रहा है तो उसको गलत ठहरा दिया, कोई चीज गलत हो रही है तो उसको सही बोल दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एनार्कियल। बिल्कुल, मतलब मोनार्क जो भी करेगा एकदम सही करेगा, और हो यही रहा था। मोनार्क मर्डर भी कर दे तो मोनार्क को कोई सजा नहीं। ठीक है, तो ये सिस्टम के थ्रू जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो कह रहे थे ये क्या तरीका है, एवरीवन शुड बी इक्वल, और इसी की लड़ाई फ्रांस में चल रही थी। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी फ्रांस से बन के आते हैं। तो वो तो ये कह रहे थे भाई राजा हो या रंक हो, आपके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, है ना। आप राजा हैं तो भी आपको सेम कानून, आप रंक हैं तो भी आपके ऊपर सेम कानून अप्लाई होना चाहिए। तो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज कि फ्रांस बेसिकली जो यहां पर डिस्पोटिज्म के थ्रू गुजर रहा था, डिस्पोटिज्म समझिएगा, ये फ्रांस का यहां दिक्कत थी। फ्रांस बेसिकली डिस्पोटिज्म के अंदर था, फ्रांस में एनार्कियल रूल था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज चाहते थे कि किस तरीके से हम इस डिस्पोटिज्म से, इस एनार्कियल रूल से फ्रांस को निकालें और उनको यहां पर क्या करें, उनको एक तरीके से एक ऐसा
स्टेट दें जहां पर इस तरह का एनार्कियल फॉर्म ऑफ रिपब्लिक ना हो। तो बेसिकली व्हाट दे वांटेड कि हम किस तरह से मोनार्की को खत्म कर दें, हम किस तरह से मोनार्की को खत्म करें और साथ में एक तरीके से हम डेमोक्रेसी लेके आ जाए। देखिए समझने के लिए खाली, क्योंकि उस वक्त लोगों की कोई भी बात सुनी नहीं जाती थी, इतने लोग परेशान थे फ्रांस के अंदर, राइट। तो जब फ्रांस में बातें होना स्टार्ट हुई, जब फ्रांस के लोगों ने बगावत करना शुरू कर दी मोनार्क के खिलाफ, तो उस वक्त क्या हुआ कि ये जो बातें हैं, जब ये बगावत शुरू हो गई तो जितने भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, राइट, आप देखेंगे स्टूडेंट्स हो गए, मतलब जब ये बगावत होना शुरू हो गई, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जब बगावत शुरू हुई तो जब बगावत शुरू हुई तब क्या हुआ, तब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ऑल दीज पीपल ये खड़े हो गए इन फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के साथ। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज में कौन कौन आने लगा, ये सारे लोग जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का हिस्सा बनते चले गए। और इसके बाद इन्हीं की डिमांड्स को, इनकी ही बातों को यहां पर फ्रेंच की जो आर्मीज थी, फ्रेंच आर्मीज, उन्होंने इनकी डिमांड्स को, इनकी बातों को बाहर फॉरेन में पहुंचाना शुरू किया। यानी अब ये बातें सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं रह गई, जबकि ये फ्रांस से बाहर भी जाने लग गई। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आज अगर फ्रांस के लोग अपने राइट्स, अपने मत, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और अगर यही बातें देश के बाहर जाएंगी, बाहर के देश भी ऐसे ही हैं। इफ यू रिमेंबर द स्टोरी, मैंने कहा था आपको, ऑस्ट्रिया प्रशिया के राजा भी घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा होता है कि जो बातें फ्रांस में चल रही हैं हमारे लोगों को पता चल गई तो वो हमसे भी वही डिमांड करेंगे। ये रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर, इसीलिए मैंने आपको वो लेक्चर लिया था। आई होप आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो यहां पर यही फ्रेंच आर्मीज इन सब की बातों को क्या करने लगी, फॉरेन कंट्रीज में ले जाने लगी। फॉरेन कंट्रीज मतलब हो गया अदर यूरोपियन नेशंस, बाकी यूरोपियन नेशंस में इनकी बातें सामने आने लगी। और जब इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि भैया फ्रांस में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऐसे टाइम में एक व्यक्ति था जो इसका एडवांटेज ले रहा था। ही वॉज वेरी 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 स्मार्ट और बहुत ही अच्छा वहां पर आप देखेंगे कि उसकी कैपेबिलिटीज आई, एंड हिज नेम वॉज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि यार फ्रांस में तो इंस्टेबिलिटी है, जब भी आपके घर में लड़ाई होगी ना, जब भी, तो इसका फायदा हमेशा थर्ड पर्सन उठा लेगा, बाहर वाला उठाएगा और आग में घी डालेगा, लड़ो बैठ के, है ना। तो यही होता है। तो बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट ही एंटर्ड यूरोप, और यूरोप में एंटर करने के बाद वो रेड करना शुरू करता है बहुत सारे देशों को। आप देखोगे इन द ईयर 1797 में ही इन्वेडेड इटली को वो इन्वेड कर चुका था, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में टाइमलाइन में दिया हुआ है ये, इटली को इन्वेड कर चुका था। और फिर उसके बाद अराउंड द ईयर 1799 वो जो है फ्रांस में एंटर करता है। ही एंटर्स फ्रांस। क्लियर, कहानी समझते जाइएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली वो यहां पर फ्रांस की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाता है कि वहां पर लोग जो है, रिमेंबर द स्टोरी अगेन, लेक्चर नंबर 1, पहले कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने कहा हम दूसरा संविधान बनाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टरी रूल आ गया। तो टोटल अनस्टेबिलिटी थी पूरी देश के अंदर। और इसका फायदा, चूंकि कोई एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ढंग का नहीं बन पाया, भाई बनाया, चेंजेस हुए ये कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन के आया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं था कि वो नेपोलियन बोनापार्ट को टक्कर दे पाता। और नेपोलियन बोनापार्ट ने इस चीज का फायदा उठाया। वो 1799 के अराउंड आप देखेंगे फ्रांस में एंट्री मारता है, और उससे पहले वो इटली को ऑलरेडी इन्वेड कर चुका था। पूरे यूरोप पे वो राज करना चाहता था, पूरे यूरोप पे। और यहां से उसकी एंट्री जो है होती है 1799, एंड दिस इज बेसिकली द राइज ऑफ नेपोलियन। यहां से नेपोलियन की शुरुआत होगी। जब नेपोलियन गद्दी पे जब नेपोलियन फ्रांस में बैठता है तो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो डेमोक्रेसी बन चुकी है, डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया जाए
और उसकी जगह हम वापस, वो क्या चाहता था, ही वॉन्टेड टू स्टैब्लिश डिक्टेटरशिप, वो यहां पर तानाशाही लेके आना चाहता था, डिक्टेटरशिप, डोंट कॉल इट एज मोनार्की। बेसिकली वो चाहता मोनार्की था कि दोबारा मोनार्की आ जाए, लेकिन जो रूल लेके आया दैट इज डिक्टेटरशिप, तानाशाह। ठीक है, दिस वॉज हिज बेसिकली द बेसिक आइडिया, बेसिक एजेंडा, किस तरह से हम डेमोक्रेसी को खत्म कर दें और उसकी जगह वहां पर हम लोग डिक्टेटरशिप ले आए। ठीक है, इतना चीज जरूर याद होना चाहिए आपको। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आप फोटोज में दिखाया हुआ है आपको, ही इज नेपोलियन, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप नेपोलियन बोनापार्ट, और उसका यहां पर बेसिक ऑब्जेक्टिव एज आई जस्ट टोल्ड यू, वो इसी उम्मीद से आया था, उसको पूरा यूरोप पे कब्जा करना था, यूरोप पे पूरा राज करना चाहता था। बहुत मारा उसने लोगों को, बहुत ज्यादा मारा, और लोग इससे पिटे भी बहुत, बहुत लड़ाइयां लड़ी थी नेपोलियन ने, नेपोलियन के बहुत बड़े बड़े यहां पर लड़ाई हैं। लेकिन फाइनली आप देखेंगे 1815 में जाकर, 1815 when he was fighting the battle of Waterloo, इस लड़ाई में वो हार जाता है बाय दी प्रैब कंट्रीज। प्रैब कंट्री का मतलब क्या हुआ, P फॉर प्रशिया, P फॉर प्रशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड B इज फॉर ब्रिटेन। ठीक है, आई विल डिस्कस दिस वॉर इन डिटेल बाद में, लेकिन आज के लिए इतना था कि ये नेपोलियन जब आता है तो ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव लेके आता है, पूरे यूरोप को कब्जा करना चाहता है। लेकिन फाइनली ये जो प्रैब कंट्रीज का ग्रुप होता है, ये चार कंट्रीज को मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में लड़ी गई थी जो, उसमें इसको हरा देता है। तो बेसिकली क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट वाज द लास्ट बैटल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, इट इज बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, लेकिन जब नेपोलियन गद्दी पे बैठता है, ये आप देख सकते हैं, तो उसने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कोड यहां पर दिया, एक उसने रूल बनाए, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, जिसको कहा गया कोड ऑफ नेपोलियन, एंड ये उसने बनाया था इन द ईयर 1804। इस वजह से इसको बोला जाता है नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो बेसिकली कोई कहे आपसे कि कोड कहे, या फिर इनफैक्ट कहीं कहीं लिखा होता है सिविल कोड ऑफ 1804, या कहीं लिखा हो नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ये एक ही बात है। तो आपसे सवाल हो सकता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। या वो पूछ सकता है कि सिविल कोड जो नेपोलियन का था वो किस ईयर में आया था, तो भी आपको आंसर पता होना चाहिए 1804। ठीक है, या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, तो जब ये गद्दी में बैठा तो उसने यहां पर अपना सिविल कोड भी दिया, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह की मोटी सी किताब थी, यहां नाम पढ़ सकते हैं, कोड सिविल ये लिखा हुआ है। ठीक है, डेज फ्रांस, तो बेसिकली सिविल कोड ऑफ फ्रांस, ये सब इस तरह की मोटी सी किताब थी। तो यहां पर इसने क्या क्या बातें बोली वो हम लोगों को यहां पढ़ना जरूरी है। सो लेट अस डिस्कस कि उसके सिविल कोड में क्या क्या चीजें थी, और हमको हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन ने क्या क्या किया था। तो उसके गुड पॉइंट्स और उसके बैड पॉइंट्स, ये दोनों ही चीजें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804 बाय नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर? चलिए देखिए, पहले मैं आपको इसके गुड पॉइंट्स बताऊंगा, यहां मैं आपको गुड पॉइंट्स लिख देता हूं, और फिर इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ बैड पॉइंट्स थे वो भी आपको यहां याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि रटना नहीं है, मैं आपको लिख के बताता हूं किस तरह से हमको याद करना है, और सीक्वेंस में याद हो जाएगा। तो देखिए क्या था कि जब नेपोलियन गद्दी बैठा, आप समझ रहे हैं, सबसे पहला उसने काम क्या किया कि उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या था कि अभी तक जो लोगों के पास जमीनें होती थी वो लोग फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह बहुत सारी जमीनें होल्ड करते थे,
तो नेपोलियन ने यहां पर फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। यह कितना अच्छा स्टेप था। इसका मतलब यह हुआ कि जमीनें जो हैं वो खाली हो गई, यानी अब जमीन जो है लोगों के पास एक अधिकार और आ गया जिसको बोलने लगे राइट टू प्रॉपर्टी। क्योंकि अभी तक राइट टू प्रॉपर्टी था नहीं, सारी जमीनें फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होती थी। फ्यूडल लॉर्ड मतलब एक तरीके से महंत, भैया हम हैं, ठीक है, हम फ्यूडल लॉर्ड है, मतलब एक तरीके से हम जमींदार फ्यूडल है, हमारे पास सारी जमीनें हैं, ठीक है, बहुत सारी जमीनें। इस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स और भी होते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स कम होते थे लेकिन जमीन सारी होती थी उनके पास। तो और लोग जो होते थे कॉमन मैन, उनको जमीन मिलती नहीं थी। तो सबसे पहले नेपोलियन जब आया तो उसने फ्यूडल लॉर्ड फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका अबॉलिश करने का मतलब क्या हुआ, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी ये अब लोगों में एग्जिस्ट करने लगा। पहला बड़ा चेंज जो यहां पर नेपोलियन ने किया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 1, अब देखिए जरा, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश कर दिया, यानी आप जमीन नहीं रखेंगे। तो अब ये बताओ, लोगों को प्रॉपर्टी मिलने लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब सोसाइटी डिवाइड होने लग गई, डिवीजन होने लगा सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में इक्वालिटी आने लग गई। तो पॉइंट नंबर 2 इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी। अभी तक सोसाइटी में ऐसा कोई डिवीजन था ही नहीं, ठीक है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी ये होने लगा। अब जरा समझिए पॉइंट नंबर 3, अगर सोसाइटी में डिवीजन होगा तो बेसिकली क्या था कि अभी तक जो सर्वडम होते थे, यानी जो बंधुआ मजदूरी करते थे, जो सर्वडम जो फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ काम करते थे, यानी वो फ्यूडल लॉर्ड थे तो उनके एक तरह से नौकर चाकर, वो थे सर्वडम, उनको बोलते थे सर्फडम, बंधुआ मजदूरी करते थे, यानी उनसे अटैच होते थे वो। अब वो सिस्टम जो है सर्वडम का, वो यहां पर बंधुआ मजदूरी नेपोलियन ने खत्म कर दी, ठीक है। तो सर्वडम याद रहेगा ये पॉइंट, सर्वडम ब्रैकेट में लिख लीजिए, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ये चीज उसने यहां पर खत्म कर दी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कनेक्टेड है पॉइंट। फ्यूडल सिस्टम खत्म करोगे यानी जमींदारों की जमीन जो है, फ्यूडल लॉर्ड जो जमीन रखते हैं वो खत्म हुआ, तो मतलब लोगों को प्रॉपर्टी मिली, प्रॉपर्टी मिली इसका मतलब सोसाइटी में अब डिवीजन हो गया, हर आदमी को अलग अलग सोसाइटी मिल रही है, जमीन मिल रही है। जो बंधुआ मजदूरी कर रहे थे उनको अबॉलिश कर दिया गया, मतलब अब कोई बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। इसके बाद उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे कि एक काम था कि उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको उसने यहां पर इंप्रूव करने की कोशिश करी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव्ड, या हम कह सकते हैं कि उसने कोशिश करी, कोशिश काहे की, इंप्रूव करने की, इंप्रूव करने की, ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट नंबर 4। अब यार ये बताओ, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो गया, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर हो गया, यानी एक जगह से अपने मैसेजेस, अपनी बातों को पहुंचाना आसान हो गया, तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो ट्रेड में, जब आप ट्रेड कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेड के बैरियर्स भी कम हो जाएंगे, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स रिमूव्ड, ठीक है, ट्रेड में रिमूव हो गए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड में बैरियर्स जो लगाए थे वो कम हो गए, यानी अब ट्रेड करना वो आसान हो गया, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो उसने करी वो था इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर आदमी जो है वो लॉ के बराबर हो गया, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहां लिख के दे दे रहा हूं, पॉइंट नंबर 7 देखिए इसके गुड पॉइंट्स में, गुड पॉइंट नंबर 7, जो प्रिविलेजेस उसको बर्थ से मिलते थे, भाई देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया, यानी मोनार्की हो, चाहे आप कोई भी नेता हो, कुछ भी हो, घर के होंगे, आप सब लोग बराबर हैं, ये चीज नेपोलियन ने करी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रिविलेजेस बर्थ से मिलते थे वो प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, सॉरी, प्रिविलेजेस सिंस बर्थ
इसको क्या कर दिया गया, फिनिश्ड, कि भैया ऐसा कुछ नहीं होगा कि बर्थ वर्थ से आपको प्रिविलेज मिल रहा है, ये कौन सी बात है, जब चाहे जब से कब तक प्रिविलेज लोगे। तो ये चीज यहां पर खत्म कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताया था, और वो था कि एक प्रॉपर सिस्टम आया मेजरमेंट का, ताकि ट्रेड जो है वो यूनिफॉर्म हो सके। अब देखिए 1 किलो का बाट अगर आप कुछ नापते हैं 1 किलो कितना होता है, यहां पर कुछ और चल रहा है, दूसरी जगह गए वहां पर 1 किलो मतलब कुछ और चल रहा है, तो ये दिक्कत कर देगा कि भैया 1 किलो, ये आदमी कहेगा नहीं 1 किलो तो इतना हुआ, वो कहेगा नहीं नहीं हमारे बाट के हिसाब से 1 किलो तो इतना हुआ। तो ये चूंकि सिस्टम अलग अलग ना हो, इस वजह से एक प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम आया। पॉइंट नंबर 8, प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। और जब प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम होगा तो इससे होगा क्या यार, इससे तो हमको मुझे लग रहा है कि ट्रेड आसान हो जाएगा, है कि नहीं भाई। एक सिस्टम हो गया तो ट्रेड आसान हो गया ना, 1 किलो मतलब हर जगह 1 किलो, एक ही बात हो गई, चाहे यहां नाप लो, चाहे उस जगह नाप लो, चाहे उस शहर में नाप लो, तो ट्रेड आसान हो जाएगा। यही चीज यहां पर हुआ। तो इतने अच्छे काम जो है वो नेपोलियन ने किए थे, जिसकी वजह से उसकी यहां पर वाहवाही तो बहुत हो गई, कोई शक नहीं है कि भैया तुमने काम तो बहुत अच्छे कर दिए। इनफैक्ट जो आप देखेंगे कि नेपोलियन की तारीफें बहुत होने लगी। नेपोलियन वॉज हाईली, इनिशियली आप देखोगे इनिशियली भाई नेपोलियन को एकदम देवता मानने लगे लोग कि अरे यार चलो मोनार्की से बाहर निकाल दिया उसने और हमको बचा लिया, हमको उसने बचा लिया, मोनार्की से बाहर निकाल के बचा लिया। तो इनिशियली बिकॉज ऑफ दीज गुड वर्क्स नेपोलियन वॉज हाईली प्रेज्ड, बहुत तारीफ होती थी उसकी। लेकिन आप देखेंगे जब बात की बात बताएं तो इन सम कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, हॉलैंड एंड इन सम सिटीज लाइक मिलान, ब्रुसेल्स, वार्सो, इन जगह आप देखेंगे तो इनिशियली तारीफ थी, लेकिन बाद में लोगों के रिएक्शन बड़े मिक्स्ड हो गए। लोग काफी मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा उसकी तारीफ कर रहे हो, लोगों के रिएक्शंस मिक्स्ड होने लग गए। वहां लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और उसको तारीफ भी कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें देखने को मिली। तो ऐसा क्यों हुआ, लोगों के अंदर मिक्स्ड रिएक्शंस क्यों आए? उसका कारण था कि उसने कुछ बहुत गंदे, बहुत गलत स्टेप्स भी ले लिए थे, जिसकी वजह से उसको लोग बुरा भला भी कहने लगे। और वो बुरे स्टेप्स इतने ज्यादा बुरे थे कि लोगों के अंदर नेपोलियन की छवि एकदम खराब हो गई और नेपोलियन अब लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन गया। लोग नेपोलियन से बचना चाहते थे और चाहते थे किस तरह से नेपोलियन को हम लोग हटा दें। तो इनिशियली वेरी मच अप्रेस्ड, ये आपको गुड पॉइंट्स दिखने पड़ेंगे। और इसके बाद अगर क्रिटिसाइज करने को कहा गया नेपोलियनिक कोड को, क्वेश्चन आ गया क्रिटिसाइज द सिविल कोड ऑफ 1804, तो आपको इसके ये 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या यहां पर कहा गया। फर्स्ट पॉइंट, पहला इसका बुरा पॉइंट क्या था? पहला बुरा पॉइंट था कि इसने सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप, अब सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप मतलब ये होता है कि कोई भी चीजें अगर छपनी है अखबारों में, कोई भी अगर न्यूज जानी है मार्केट के अंदर, यानी शहरों के अंदर लोगों तक न्यूज पहुंचानी है, कोई अगर हादसा हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वो उस पर सेंसरशिप लगेगी। मतलब वो न्यूज पहले नेपोलियन बोनापार्ट पास करेगा, जब नेपोलियन उसको पास कर देगा तो ही वो न्यूज जो है कहीं न्यूज चैनल्स पे आ सकती थी। अरे उस वक्त तो न्यूज चैनल्स नहीं होते थे, लेकिन जो भी तरीका होता था, कुछ पैम्पलेट्स है या जो भी, पुराने टाइम में क्या होता था, एक पब्लिक जगह पे लोग खड़े होके, एक आदमी खड़े होके पूरा ऐलान कर देता था, जो उस वक्त तक लोग होते थे सुन लेते थे, फिर वो और लोगों को बता देते थे। तो इस तरह की अगर न्यूज अगर जानी भी है लोगों के बीच तो उस पर पहले सेंसरशिप लगेगी। मतलब उसको जब तक नेपोलियन बोनापार्ट टिक नहीं कर देता था तब तक वो न्यूज जो है पास ऑन नहीं हो सकती थी। ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि लोगों तक सही बात नहीं पहुंच पा रही है। मान लीजिए कोई खराब काम हो गया लेकिन नेपोलियन उसको पास ही नहीं कर रहा है, इनफैक्ट हो सकता है उसने खराब काम को भी सही पोर्ट्रे करके लोगों तक पहुंचाने की बात करी, इससे लोग बहुत ज्यादा खफा हो गए थे। पहला पॉइंट, पहला गलत पॉइंट जो था दैट वाज सेंसरशिप, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो था वो बहुत ज्यादा गलत इस सेंस में हो गया कि एक तरफ तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर आदमी लॉ के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसने वुमेन को वोटिंग करने का अधिकार ही नहीं दिया, जिसकी वजह से यहां पर उसको बहुत ज्यादा वुमेन की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया। तो एंटायर वुमेन सेगमेंट जो था, वुमेन कैटेगरी जो थी, वो उसको यहां पर हेट करने लग गई। एंड यही इसका सेकंड बैड पॉइंट हो गया। नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स टू वुमेन, ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन गया, ठीक है।
पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3 देखिए, वुमेन का ही पॉइंट है, उसने वुमेन को वोटिंग का अधिकार भी नहीं दिया, साथ साथ उसने वुमेन को प्रॉपर्टी में भी अधिकार नहीं दिया। ठीक है, सो नो राइट ऑफ वुमेन इन प्रॉपर्टी, प्लीज राइट, नो राइट ऑफ वुमेन इन, नो राइट ऑफ वुमेन इन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गया। और चौथा पॉइंट, अरे ये तो उसका बहुत बड़ा भयानक पॉइंट था, उसने यहां पर फोर्स किया लोगों को कि वो जबरदस्ती आर्मी को ज्वाइन करें। एटलीस्ट एक पर्सन, एक फैमिली से जरूरी था जो आर्मी को यहां पर ज्वाइन करना मजबूरी थी उसकी। सो बेसिकली ही फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी, और इसकी वजह से भी नेपोलियन बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों की फ्रीडम, लोगों की लिबर्टी, ये सब छिन रही थी। जिस चीज के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो प्रिंसिपल्स फ्रांस के रिवॉल्यूशन में बनते दिख रहे थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, फ्रीडम, ये सब प्रिंसिपल जो है नेपोलियन के टाइम में वॉश आउट होते दिख रहा है। देखिए, सेंसरशिप मतलब कोई भी फ्रीडम नहीं, जो हम चाहेंगे वही मार्केट में जाएगा, वोटिंग राइट्स नहीं दी, इक्वालिटी खत्म। और मैंने आपको बताया, ही फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन आर्मी। आर्मी में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये एटलीस्ट ये यहां पर था कि एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली, एक फैमिली से कम एक व्यक्ति तो हो जो यहां पर आर्मी में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, ये इसके यहां पर बैड पॉइंट्स थे। तो यही 4 पॉइंट्स बैड हैं। आपसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 कि आप अच्छे और बैड पॉइंट्स दोनों लिखिए, तो आपको ये गुड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये 6 पॉइंट लिखे हैं, और उसके बाद मैंने 2 पॉइंट यहां लिख दिए हैं। ये आपको याद रखने हैं 8 पॉइंट्स। और अगर बैड पॉइंट्स हैं, तो बैड पॉइंट्स की बात करें तो ये 4 पॉइंट्स है। ठीक है, ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज याद करना है। तो यही सिविल कोड ऑफ नेपोलियन 1804, इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा ये जो है पूरा हो गया पार्ट 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे आइए, वहां डाउट्स पूछिए अपने। ठीक है, अब ग्रुप बन रहा है, उस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी लाइव डाउट सेशन की क्लास होगी, उस पर आप अपने डाउट्स पूछिए। तो अभी तो हमारा ये फर्स्ट पोर्शन खत्म हुआ है, अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम भी है, और अलग तरीके डाउट सेशन भी होंगे, मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।